कहानी पुराने लखनऊ की उन खूबसूरत गलियों से शुरू होती है जहां शाम ढलते ही महफिल खानों की खिड़कियां रोशन हो जाती हैं। कहीं तबले की थाप सुनाई देती है, कहीं घुंघरुओं की झनकार और कहीं शेरो शायरी की महफिल सजी रहती है। इसी दुनिया में रहती है एक बेहद खूबसूरत फनकारा, नरगिस। नरगिस के पास सुंदरता, कला और शोहरत सब कुछ है। बड़े बड़े नवाब उसकी महफिल में आते हैं, लेकिन उसके भीतर केवल एक साधारण सा सपना है। वह किसी की पत्नी बनना चाहती है, अपना घर बसाना चाहती है और ऐसी जिंदगी पाना चाहती है जिसमें उसे हर रात अनजान लोगों के सामने न नाचना पड़े। नरगिस से एक प्रतिष्ठित नवाबी परिवार का युवक शहाबुद्दीन प्रेम करता है। शहाबुद्दीन उसे केवल नाचने गाने वाली स्त्री नहीं समझता। उसके लिए नरगिस वह महिला है जिसके साथ वह अपना पूरा जीवन बिताना चाहता है। एक रात शहाबुद्दीन नरगिस को महफिल खाने से निकाल कर अपने साथ ले जाता है। नरगिस दुल्हन के लाल कपड़ों में सजी है। उसके मन में वर्षों बाद उम्मीद जगी है कि अब उसका पुराना जीवन पीछे छूट जाएगा। लेकिन जब शहाबुद्दीन उसे अपने घर लेकर पहुंचता है तो उसके पिता हकीम साहब क्रोध से भर उठते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि नरगिस कैसी इंसान है या उसका बेटा उससे कितना प्रेम करता है। उनके लिए केवल उसका अतीत मायने रखता है। वे साफ कह देते हैं कि एक फनकारा उनके सम्मानित परिवार की बहू नहीं बन सकती। शहाबुद्दीन पिता का विरोध करता है, लेकिन घर में नरगिस का ऐसा अपमान किया जाता है कि वह भीतर से टूट जाती है। उसे महसूस होता है कि महफिल खाने के बाहर निकलने के बाद भी समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। वह उसी रात शहाबुद्दीन का घर छोड़कर चली जाती है। नरगिस वापस महफिल खाने पर नहीं जाती। वह शहर के बाहर एक सुनसान कब्रिस्तान में शरण लेती है। जीवित लोगों की दुनिया उसे स्वीकार नहीं करती, इसलिए वह मृत लोगों की कब्रों के बीच में रहने लगती है। नरगिस उस समय गर्भवती है। शहाबुद्दीन उसे ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई खबर नहीं मिलती। कब्रिस्तान में अकेले रहते हुए नरगिस एक बेटी को जन्म देती है। उसका शरीर लगातार कमजोर होता जा रहा है। वह समझती है कि शायद अब वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगी। मरने से पहले वह शहाबुद्दीन के नाम एक पत्र लिखती है। पत्र में बताती है कि उनकी एक बेटी है। वह उससे विनती करती है कि अपनी बच्ची को आकर ले जाए और उसे सम्मानित जीवन दे, वो जो उसकी माँ को नहीं मिल सका। लेकिन यह पत्र एक पुस्तक के भीतर दबा रह जाता है और शहाबुद्दीन तक नहीं पहुंचता। उधर नरगिस की बड़ी बहन नवाब जान उसके ठिकाने का पता लगाती है। जब वह कब्रिस्तान पहुंचती है, तब तक नरगिस की मृत्यु हो चुकी होती है। कब्र के पास उसकी नवजात बेटी अकेली पड़ी है। नवाब जान बच्ची को उठाकर अपने साथ ले जाती है। वह अपनी बहन की मृत्यु के लिए शहाबुद्दीन और उसके परिवार को जिम्मेदार मानती है। वह प्रण लेती है कि एक दिन नरगिस की बेटी महफिल खाने से अवश्य निकलेगी, लेकिन अपनी माँ की तरह अपमानित होकर नहीं। वह तभी जाएगी जब उसके लिए दुल्हन की डोली आएगी और उसे सम्मान पूर्वक विदा किया जाएगा। समय बीतता है। नरगिस की बेटी बड़ी होकर साहिब जान कहलाती है। साहिब जान को अपनी माँ की सुंदरता, उसकी मधुर आवाज़ और नृत्य की प्रतिभा मिली है। नवाब जान उसे बड़ी सावधानी से नृत्य, संगीत और तहजीब सिखाती है। लेकिन जिस भाग्य से नवाब जान उसे बचाना चाहती थी, धीरे धीरे वही जीवन उसकी प्रतीक्षा करने लगता है। साहिब जान एक प्रसिद्ध फनकारा बन जाती है। उसकी महफिल में उसके गाने सुनने और नृत्य देखने कई अमीर नवाब आते हैं। वे उसकी सुंदरता और नृत्य की प्रशंसा करना चाहते हैं, उस पर धन लुटाते हैं और उसे हासिल करने की बातें करते हैं। मगर किसी की नज़र उस स्त्री पर नहीं पड़ती जो इन रंगीन पर्दों और आभूषणों के भीतर कैद है। साहिब जान के पास कीमती कपड़े हैं, गहने हैं, प्रशंसकों की भीड़ है, लेकिन अपना कहने के लिए कोई नहीं है। उधर लगभग 17 वर्षों बाद नरगिस का पुराना पत्र एक पुस्तक बेचने वाले व्यक्ति को मिलता है। पत्र पर शहाबुद्दीन का नाम और पता लिखा है।
एक नेक व्यक्ति उसे शहाबुद्दीन तक पहुंचा देता है। पत्र पढ़ते ही शहाबुद्दीन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि नरगिस ने उसकी बेटी को जन्म दिया था और मृत्यु से पहले उसे बुलाया था। शहाबुद्दीन उसी समय नवाब जान के महफिल खाने पर पहुंच जाता है। वह अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता है। नवाब जान उसे बताती है कि उसकी बेटी अब साहिब जान के नाम से जानी जाती है और इस समय महफिल में नृत्य कर रही है। शहाबुद्दीन अपनी बेटी के घुंघरुओं की आवाज़ सुनता है। उसे समझ आता है कि जिस जिंदगी से वह नरगिस को बचाना चाहता था, उसी जिंदगी में उसकी बेटी भी धकेल दी गई है। नवाब जान उससे कहती है कि वह अगली सुबह आए, लेकिन उसके मन में अब भी शहाबुद्दीन के परिवार के लिए गहरा क्रोध है। उसे डर है कि वही समाज जिसने नरगिस को ठुकराया था, साहिब जान को भी अपमानित करेगा। इसलिए रातों रात वह साहिब जान को लेकर लखनऊ छोड़ देती है। दोनों दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। नवाब जान और साहिब जान रात को रेलगाड़ी से सफ़र कर रही हैं। दोनों अपने डिब्बों में सो रही हैं। एक स्टेशन पर गलती से एक युवक उनके डब्बे में चढ़ जाता है। ट्रेन चल पड़ती है, इसलिए वह अगले स्टेशन तक वहीं रहने के लिए मजबूर हो जाता है। उस युवक का नाम है सलीम अहमद खान। सोती हुई साहिब जान का चेहरा आंशिक रूप से पर्दे में छिपा है, लेकिन चादर के नीचे से उसकी मेहंदी और आलते से सजे पैर दिखाई दे रहे हैं। सलीम उसके पैरों की सुंदरता देखकर ठहर जाता है। वह साहिब जान को जगाता नहीं, एक कागज पर छोटा सा संदेश लिखकर उसके पैरों के पास छोड़ देता है। आपके पांव दिखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। अगला स्टेशन आने पर सलीम उतर जाता है। जाते जाते वह साहिब जान की किताब में रखा रंगीन पंख अपने साथ ले लेता है। जब साहिब जाग जानती है तो उसे वह पत्र मिलता है। जिंदगी में पहली बार किसी पुरुष ने उसके नृत्य या सुंदरता की नहीं, बल्कि उसके पैरों की बात की। एक अनजान व्यक्ति ने उसे इतनी कोमलता से देखा कि उसके पैर तक जमीन पर रखने के योग्य नहीं समझे। साहिब जान वह पत्र बार बार पढ़ती है। वह उसे अपने आभूषण में सुरक्षित रख लेती है और उस अनजान मुसाफिर के सपने देखने लगती है। उसने सलीम का चेहरा तक नहीं देखा, फिर भी पत्र उसके लिए प्रेम और सम्मान की पहली निशानी बन जाता है। दिल्ली पहुंचकर नवाब जान एक शानदार हवेली खरीदती है, जिसका नाम गुलाब महल है। वहां की मालकिन गौहर जान आर्थिक तंगी में है। नवाब जान उसके साथ समझौता करती है और साहिब जान को उसकी भांजी बनाकर प्रस्तुत करती है, ताकि शहाबुद्दीन उसे आसानी से खोज न पाए। गुलाब महल फिर से रंगीन महफिलों से भर उठता है। साहिब जान वहीं इन्हीं लोगों ने और चलते चलते जैसे गीतों पर नृत्य करती है। उसकी सुंदरता के चर्चे पूरी शहर में होने लगते हैं, लेकिन घुंघरुओं की हर आवाज़ के बीच उसे रेलगाड़ी की सीटी सुनाई देती है। हर गुजरती ट्रेन उसे उस अनजान मुसाफिर की याद दिलाती है। वह छत पर खड़ी होकर रेलगाड़ी को दूर जाते हुए देखती है, मानो उसकी अपनी जिंदगी भी पटरियों पर कहीं दूर निकल रही हो और वह एक सुनहरे पिंजरे में बंद रह गई हो। उसकी बीमार सहेली बिब्बन उसे चेतावनी देती है कि शायद वह पत्र उसके लिए लिखा ही नहीं गया था। जिस समय उस अनजान व्यक्ति ने उसके पैरों को देखा था, तब उनमें घुंघरू नहीं बंधे थे। वह उसे एक मासूम और सम्मानित घर की लड़की समझ रहा था। यदि उसे पता चल जाए कि साहिब जान एक तवायफ है, तो क्या वह तब भी उससे वैसा ही प्रेम करेगा? यह प्रश्न साहिब जान को भीतर से डरा देता है। गुलाम महल की एक महफिल में एक अमीर और विलासी नवाब जफर अली खान साहिबा जान को देख लेता है। वह उस पर मोहित हो जाता है और धन के बल पे उस पर अधिकार करना चाहता है। वह साहिब जान को सोने का पिंजरा, एक सुंदर पक्षी और कीमती कालीन भेजता है। उन उपहारों का अर्थ स्पष्ट है। नवाब की नज़र में साहिब जान भी उसी पक्षी की तरह सुंदर, मूल्यवान, लेकिन कैद में रखने योग्य है। गौहर जान और नवाब जान उस अमीर ग्राहक को प्रसन्न रखना चाहती हैं,
साहिब जान को उसके साथ नदी में चलने वाली एक शानदार नाव पर भेज दिया जाता है। नाव पर रोशनी, संगीत और ऐश्वर्य है। साहिब जान नृत्य करती है, लेकिन उसका मन कहीं और है। वह आज भी उसी अनजान मुसाफिर को याद करती है। तभी जंगल में निकले हाथियों का एक झुंड नदी पार करने लगता है। अचानक अफरा तफरी मच जाती है। हाथियों के हमले और तेज धार के कारण नाव टूट जाती है। नवाब पानी में बहकर मर जाता है। साहिब जान भी नदी में गिर जाती है, लेकिन किसी तरह बहते बहते किनारे पहुंच जाती है। भीगी और थकी साहिब जान जंगल में भटकते हुए एक तंबू तक पहुंचती है। तंबू किसी वन अधिकारी का है, लेकिन उस समय वहां कोई नहीं है। साहिब जान अंदर जाती है और उसकी नज़र एक परिचित वस्तु पर पड़ती है। वही रंगीन पंख जो उसकी किताब में रखा गया था और रेलगाड़ी वाला मुसाफिर अपने साथ ले गया था। वह तंबू में रखी डायरी पढ़ती है। डायरी में उस रात की घटना लिखी है। उसमें एक सोती हुई लड़की, उसके खूबसूरत पैर और उस छोटे से संदेश का जिक्र है। साहिब जान समझ जाती है कि इस तंबू का मालिक ही उसका अनजान मुसाफिर है। वह भावुक हो जाती है। तभी तंबू का मालिक लौटता है। वह सलीम है। साहिब जान पहली बार उस व्यक्ति को देखती है जिसके पत्र ने उसे इतने दिनों तक अपने दिल के पास रखा था। सलीम भी तुरंत उसे पहचान लेता है। दोनों एक दूसरे से अपने आकर्षण को छिपा नहीं पाते, मगर साहिब जान उसे अपना वास्तविक परिचय नहीं देती। वह स्मृति खोने का बहाना करती है, क्योंकि उसे भय है कि अपनी सच्चाई बताते ही यह सुंदर सपना टूट जाएगा। कुछ समय के लिए साहिब जान को वह जिंदगी मिल जाती है जिसकी उसने हमेशा से कल्पना की। न कोई महफिल, न कोई घुंघरू, न कोई नाच गाना सुनने वाला। वह केवल जंगल की शांति, वह व्यक्ति, और उसे किसी के प्रदर्शन की मांग नहीं। लेकिन उसकी यह खुशी अधिक देर तक नहीं टिकती। नवाब जान और उसके लोग उसे खोजते हुए वहां पहुंच जाते हैं और साहिब जान को वापस गुलाब महल ले जाते हैं। गुलाब महल लौटकर साहिब जान पहले जैसा जीवन स्वीकार नहीं कर पाती। अब वह जानती है कि रेलगाड़ी वाला मुसाफिर सचमुच मौजूद है। उसने उसे प्रेम किया है और वह उसे दोबारा मिल सकती है। एक रात वह कोठे से भाग निकलती है। वह रेल की पटलियों के साथ साथ दौड़ती है। उसके भारी कपड़े पटरियों में फंस जाते हैं। सामने से एक रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। साहिब जान स्वयं को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन डर और थकान के कारण गिरकर बेहोश हो जाती है। रेलगाड़ी समय रहते रुक जाती है। संयोग से वहां पहुंचने वालों में सलीम भी है। वह साहिब जान को पहचान लेता है और अपने घर ले जाता है। सलीम साहिब जान को अपने परिवार के पास लाता है, लेकिन उसके घर के बुजुर्ग एक अनजान स्त्री को घर में रखने पर आपत्ति करते हैं। उन्हें अपने खानदान की प्रतिष्ठा और लोगों की बातों की चिंता है। सलीम उनका विरोध करता है। वह साहिब जान को अकेला छोड़ने की बजाय उसके साथ घर छोड़ देता है। साहिब जान को अब भी यह नहीं पता कि सलीम उसी परिवार का सदस्य है जिसने वर्षों पहले उसकी मां नरगिस को ठुकराया था। सलीम वास्तव में शहाबुद्दीन का भतीजा है। जिस परिवार ने एक पीढ़ी पहले नरगिस और शहाबुद्दीन के प्रेम को स्वीकार नहीं किया था, अब उसी परिवार के सामने साहिब जान और सलीम का प्रेम खड़ा है। साहिब जान अंततः सलीम को अपनी सच्चाई बता देती है। वह स्वीकार करती है कि वह किसी सम्मानित परिवार की भोली लड़की नहीं है, बल्कि महफिल खानों पर नृत्य करने वाली फनकारा है। वह सोचती है कि सच सुनते ही सलीम उससे घृणा करने लगेगा, लेकिन सलीम उसका साथ नहीं छोड़ता। वह कहता है कि साहिब जान का अतीत उसकी इच्छा से नहीं बना। उसकी आत्मा आज भी उतनी ही निर्मल है जितनी उस रात रेलगाड़ी में थी। वह उससे विवाह करने का निर्णय लेता है। दोनों निकाह के लिए मौलवी के पास पहुंचते हैं। जब मौलवी साहिब जान का नाम पूछते हैं, तो वह उत्तर देने में संकोच करती है। उसके जीवन से जुड़ा हर नाम उसे उस दुनिया की याद दिलाता है जिससे वह भागना चाहती थी। तब सलीम उसके लिए नया नाम चुनता है, पाकीजा, अर्थात वह स्त्री जो पवित्र और निर्मल है। यह सुनकर साहिब जान भावुक हो जाती है।
जिस समाज ने उसे अपवित्र समझा, उसी समाज के एक व्यक्ति ने पहली बार उसके भीतर की पवित्रता को पहचाना। लेकिन तभी बाहर से गुजरते लोग साहिब जान को पहचान लेते हैं। वे उसका उपहास करते हैं। कोई उसे प्रसिद्ध फनकारा कहता है, तो कोई सलीम को उसके अतीत के कारण अपमानित करता है। साहिब जान को लगने लगता है कि उससे विवाह करके सलीम भी जीवन भर अपमान झेलेगा। उसकी मां नरगिस के साथ जो हुआ था, इतिहास फिर वही दोहराएगा। अंतिम क्षण में साहिब जान निकाह से पीछे हट जाती है। वह सलीम को छोड़कर वापस ख्वाबगाह पहुंच जाती है। सलीम उसे रोकता रह जाता है, मगर साहिब जान मान चुकी है कि उसकी किस्मत में दुल्हन बनना नहीं, बल्कि फनकारा बनना ही लिखा है। गुलाम महल लौटकर साहिब जान स्वयं को पुराने जीवन में समेटने की कोशिश करती है। वह फिर महफिलों में नृत्य करती है, मुस्कुराती है, लेकिन अब उसकी हर मुस्कान के पीछे गहरा दुख है। पहले उसे उम्मीद थी कि कोई अजनबी मुसाफिर उसे इस जीवन से बाहर ले जाएगा। अब वह जानती है कि वह मुसाफिर आया भी, उसने उसे स्वीकार भी किया, लेकिन वह स्वयं उसके साथ जाने का साहस नहीं कर सकी। सलीम भी टूट चुका है। परिवार के दबाव और साहिब जान के बार बार दूर चले जाने से निराश होकर वह दूसरी लड़की से विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर वह साहिब जान को अपने विवाह में नृत्य करने के लिए निमंत्रण भेजता है। यह निमंत्रण प्रेम, क्रोध और चोट तीनों से भरा है। शायद सलीम उसे दिखाना चाहता है कि जिस व्यक्ति को उसने ठुकराया था, वह अब किसी और का होने जा रहा है। साहिब जान निमंत्रण स्वीकार कर लेती है। सलीम के घर में विवाह की भव्य तैयारियां हैं। घर रोशनी, फूलों और मेहमानों से भरा है। उसी परिवार की महफिल में साहिब जान को नृत्य करने के लिए बुलाया है, जो कभी उसकी माँ को बहू बनाने के योग्य नहीं समझता था। साहिब जान सफ़ेद कपड़ों में महफिल में प्रवेश करती है। उसकी आंखों के सामने वह व्यक्ति बैठा है जिसने कभी उसके पैरों को ज़मीन से बचाने की बात कही थी, और आज वही व्यक्ति एक दूसरी स्त्री से विवाह करने वाला है। साहिब जान नृत्य शुरू करती है। यह साधारण मुजरा नहीं, वह अपने टूटे प्रेम, अपमान और पूरे जीवन की पीड़ा को नृत्य के माध्यम से व्यक्त कर रही है। नृत्य करते करते कांच का झूमर टूट जाता है। फर्श पर कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं। वह उन्हीं टुकड़ों पर नंगे पैर नृत्य करती है। जिस सलीम ने कभी कहा था कि उसके खूबसूरत पैर जमीन पर रखने से मैले हो जाएंगे, आज वही पैर कांच से कट रहे हैं। उसका खून निकलता है, सफ़ेद फर्श लाल होने लगता है, लेकिन साहिब जान नृत्य नहीं रोकती। जैसे वह समाज से कह रही हो कि जिन पैरों की सुंदरता पर तुमने शेर लिखे, उन्हीं पैरों में घुंघरू बांधकर तुमने उन्हें जीवन भर घायल भी किया है। आखिरकार वह लहूलुहान होकर गिर पड़ती है। इस विवाह में शहाबुद्दीन भी मौजूद है। नवाब जान उसे पहचान लेती है। वर्षों से दबा सारा क्रोध उसके भीतर से बाहर आ जाता है। वह पूरी महफिल के सामने घोषणा करती है कि जिस स्त्री को वे नाचते हुए देख रहे हैं, वह कोई फनकारा नहीं, वह शहाबुद्दीन और नरगिस की बेटी है। वह इस प्रतिष्ठित परिवार का खून है। नवाब जान बताती है कि कैसे इस परिवार ने नरगिस को ठुकराया था, कैसे उसने कब्रिस्तान में बच्ची को जन्म दिया और कैसे वह अकेली मर गई। आज उसी नरगिस की बेटी से यह परिवार अपने बेटे के विवाह में मनोरंजन करा रहा है। शहाबुद्दीन स्तब्ध रह जाता है। वह घायल साहिब जान की ओर देखता है और समझ जाता है कि इतने वर्षों से जिस बेटी को वह खोज रहा था, वह सामने है। वह अपनी बेटी को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ता है। हकीम साहब को इस खुलासे से अपने परिवार की प्रतिष्ठा नष्ट होती दिखाई देती है। वह नवाब जान को चुप कराने के लिए बंदूक उठा लेता है। गोली चलाई जाती है, लेकिन शहाबुद्दीन बीच में आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। वर्षों पहले वह नरगिस को अपने परिवार के अपमान से नहीं बचा पाया था। अब वह उसकी बहन और अपनी बेटी को बचाते हुए स्वयं घायल हो जाता है। मरते मरते शहाबुद्दीन साहिब जान को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करता है। वह सलीम से कहता है कि साहिब जान को वह सम्मान और घर दिलाया जाए जिसकी उसकी माँ जीवन भर प्रतीक्षा करती रही। वह सलीम
और साहिब जान का विवाह करवाने की अंतिम इच्छा व्यक्त करता है। इसके बाद शहाबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। इस बार विवाह की परंपरा बदल जी जाती है। आमतौर पर दुल्हन की डोली उसके घर से निकलकर दूल्हे के घर जाती है, लेकिन स्वयं सलीम अपनी बारात और डोली लेकर साहिब जान के महफिल खाने पर पहुंचता है। वह उसे छिपाकर या चुपचाप नहीं ले जाता। वह पूरे सम्मान के साथ सबके सामने उसे पत्नी बनाने आया है। वर्षों पहले नवाब जान ने प्रण लिया था कि नरगिस की बेटी किसी तवायफ खाने पर नहीं नाचेगी। तब उसकी दुल्हन की डोली आएगी और उसके पिता का आशीर्वाद उसके साथ होगा। आज वह प्रण पूरा हो गया है। साहिब जान अपने घुंघरू उतार देती है। वह पहली बार उस जगह से एक कलाकार या गाने वाली के रूप में नहीं, बल्कि एक दुल्हन के रूप में विदा हो रही है। नवाब जान उसे विदा करती है। गुलाब महल की रंगीन खिड़कियां, नृत्य की महफिलें और घुंघरुओं की आवाज धीरे धीरे पीछे छूट जाती है। साहिब जान की डोली उन गलियों से बाहर निकलती है जहां उसकी माँ और उसने अपना पूरा जीवन बिताया था। नरगिस की कहानी अपमान, अकेलेपन और कब्रिस्तान में समाप्त हुई। उसकी बेटी की जिंदगी भी लगभग उसी रास्ते पर चली, लेकिन अंत में साहिब जान को वह सम्मान मिल गया जिसकी उसकी माँ ने कल्पना की थी। सलीम ने उसका अतीत मिटाया नहीं। उसने उसी अतीत के साथ उसे स्वीकार किया और उसे नया नाम दिया, पाकीज़ा। कहानी इस बात पर समाप्त होती है कि किसी स्त्री की पवित्रता उसके जन्म, उसके पेशे या समाज द्वारा दिए गए नामों से निर्धारित नहीं होती। साहिब जान उस दुनिया में पैदा हुई थी जिसे सभ्य समाज अपवित्र कहता था, लेकिन असली अपवित्रता उसके भीतर नहीं, बल्कि समाज की सोच में थी। जो एक फनकारा की महफिल में जाकर उसका मनोरंजन तो स्वीकार करता है, मगर उस स्त्री को अपने परिवार का हिस्सा बनाने से इनकार कर देता है। अंत में साहिब जान की डोली धूल से भरी गलियों के बीच दूर निकल जाती है। पीछे रह जाता है गुलाब महल, मगर उसके पैरों में अब घुंघरू नहीं है। इस बार वह पैरों में किसी महफिल की ओर नहीं, बल्कि अपने घर की ओर जा रही है।